हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के जो हमारी जो सेक्शन है वो हमारी है पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। इस हम लोग पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो हमारी जो टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग ने आइलैंड्स जो डेवलपमेंट जो हमारी टॉपिक थी वो हमारी थी रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग का, वो हम उसका हमारा लास्ट टॉपिक था। तो दोस्तों, पॉलिटिकल एस्पेक्ट होती क्या है, इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं। देखो, जो हमारी कुछ पॉलिटिकल जो सिस्टम होते हैं या पॉलिटिक्स होते हैं उसके कुछ जियोग्राफिकल बेसिस होते हैं। जैसे मान लो इंटरनेशनल लेवल पे आप देखोगे तो जियो पॉलिटिक्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो पॉलिटिक्स होते हैं उसके कुछ जियोग्राफिकल रीजन होते हैं, वो हमारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हमारे आ जाएंगे। इसके अलावा देखोगे जो बॉर्डर इश्यूज होते हैं वो भी जियोग्राफी से रिलेटेड होते हैं, और जो हमारी नए स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी हमारी जियोग्राफी से रिलेटेड होता है। और इंटर स्टेट लेवल के जो डिस्प्यूट होते हैं, या रिवर के डिस्प्यूट हो गए या लैंड का डिस्प्यूट हो गए, उसका भी कुछ जियोग्राफिकल हमारी बेसिस होता है। तो जो भी हमारी हमारी जो पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, पॉलिटिक्स जो राजनीतिक होती है उसका जो जियोग्राफिकल रीजन्स होता है, उन सारे टॉपिक को हम लोग पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है, हमारी जो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे दी गई है वो हमारी है जियोग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। जो हमारी इंडियन फेडरलिज्म है, इंडिया में फेडरलिज्म इस्टेब्लिश किया गया है, उसके लिए जियोग्राफिकल बेसिस रीजन क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वैसे आप देखोगे इंडियन जो फेडरलिज्म है उसकी आप न्यू देखोगे, जो हमारी रेफरेंस देखोगे तो हमारी 1935 में ही हमारा जो फंक्शन था वेल डिफाइंड था कि हमारे जो प्रोविंस होंगे उनके क्या सब्जेक्ट होंगे, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होंगी उसके क्या सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिफाइन थी, हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं। लेकिन कौन कौन से जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं हमारे इंडिया में फेडरलिज्म को चूज करने के लिए, हम यूनिटरी गवर्नमेंट क्यों नहीं चूज किए, हम फेडरलिज्म क्यों चूज किए, उसके लिए क्या क्या जियोग्राफिकल रीजन्स रिस्पॉन्सिबल है, उसको यहाँ पे इस टॉपिक में डिस्कस करना है। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फेडरलिज्म को डिफाइन कर लेते हैं, फेडरलिज्म होती क्या है, फिर हम लोग इसको जियोग्राफिकल रीजन्स डिस्कस करेंगे क्यों हमारे इंडिया में फेडरलिज्म को चूज किया गया। देखो, फेडरलिज्म का मतलब है यहाँ पे कि वेल डिफाइंड शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट लेवल गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे इंडिया में आप देखोगे तो इंडिया में फेडरलिज्म है, यूएसए में फेडरलिज्म है। यूएसए में फेडरलिज्म की बात करोगे तो जो वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फंक्शंस होती है और वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन होती है, वहाँ पे वेल डिफाइन होती है। वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को उतनी ज़्यादा पावर नहीं दी गई है यूएसए में। और यूएसए में देखोगे तो वहाँ पे जो जुडिशरी है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग है। जो स्टेट लॉ होती है उसी का जो पर्टिकुलर जुडिशरी होती है उसको इम्प्लीमेंट कर, उसको रिव्यू करती है। वहाँ पे अलग ही आपको फेडरलिज्म देखने को मिलेंगे। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में फेडरलिज्म है। इंडिया में आप देखोगे तो हमारी कुछ होती है, यहाँ पे नेशनल सब्जेक्ट होते हैं, सेंट्रल लेवल के सब्जेक्ट होते हैं, कुछ हमारी स्टेट सब्जेक्ट होते हैं, कुछ हमारे कॉन्करेंट सब्जेक्ट होते हैं जो कि पार्लियामेंट भी बना सकती है, स्टेट भी उस पर लॉ बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर पावर जो दी गई है हमारी नेशनल गवर्नमेंट को दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज़्यादा यहाँ पे पावर दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर कम दी गई है। इसके लिए भी बहुत सारे जियोग्राफिकल रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं क्यों हमारी स्टेट गवर्नमेंट को पावर कम दी गई है, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर ज़्यादा दी गई है, ठीक है। तो हमारे ये एक यूनिक फेडरलिज्म है। इसके अलावा आप बात करोगे यहाँ पे जो हमारी जब इमरजेंसी के टाइम आता है तो हमारी जो इंडियन की जो फेडरलिज्म है वो यूनिटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी पावर होते हैं, जो भी फंक्शन डिफाइन है, वो हमारी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाते हैं। पार्लियामेंट सब कुछ वहाँ पे रूल्स लॉ बना सकती है। तो हमारी इंडियन जो फेडरलिज्म है एक तो यूनिक है और सबसे अलग है, और यहाँ पे हमारे यूनिटरी फॉर्म के गवर्नमेंट भी यहाँ पे बन जाती है जब हमारी इमरजेंसी आती है। तो ये हमारे दोस्तों फेडरलिज्म होती क्या है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हमारे यहाँ जो इंडिया में फेडरलिज्म को चूज क्यों किया गया, उसके लिए क्या क्या जियोग्राफिकल रीजन्स रिस्पॉन्सिबल है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप हम लोग बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि हमारे जो कल्चरल है इंडिया में, वैसे तो आप देखोगे
माइक्रो लेवल की एनालिसिस करोगे तो बोलेंगे इंडिया के सारे कल्चर को बोलेंगे हम इंडियन कल्चर। लेकिन वैसे भी यहाँ पे जब पर्टिकुलर इंडियन कल्चर के आप यहाँ पे डिस्कस करोगे तब देखोगे इंडियन कल्चर में आपको इंडो आर्यन वाला अलग कल्चर देखने मिलेंगे, फिर आपको द्रविड़ियन के कल्चर अलग देखने मिलेंगे, फिर आपको नॉर्थ ईस्ट की कल्चर अलग देखने को मिलेंगे। और विद इन द्रविड़ियन कल्चर में आप देखोगे तो आपको तमिलियन कल्चर अलग देखने को मिलेंगे, फिर मलयालम देखने को मिलेंगे, तेलुगु देखने को मिलेंगे, कन्नड़ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल की वेरिएशन है और सबका यहाँ पे देखोगे तो रीजनल एस्पिरेशन है। तमिलनाडु अपना अलग ही कल्चर आइडेंटिटी को मेंटेन करना चाहता है और यहाँ पे मलयालम वाले अलग ही कल्चर आइडेंटिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। तेलुगु वाले अलग ही कल्चर आइडेंटिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। विद इन तेलुगु में भी आप देखोगे तेलुगु स्पीकिंग वाले हैं, उसमें भी देखोगे तेलंगाना अलग ही अपना मेंटेन करना चाहता है और आंध्रा गवर्नमेंट अलग ही मेंटेन करना चाहता है। तो यहाँ पे एक तो हमारी नेशनल लेवल पे है, एक बोल सकते आइडेंटिटी हम हैं कि एक ही कंट्री है, लेकिन विद इन कंट्री में भी आपको अलग अलग कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करने का हमारी जो एस्पिरेशन है वो हमारी कहीं ना कहीं इसको कैटर करना बहुत ज़रूरी है। ये तो हमारा हो गया एक पैरामीटर सिर्फ कल्चरल की, ठीक है। इसमें लैंग्वेज देखोगे तो लैंग्वेज का अलग ही आपको देखने मिलेंगे और लैंग्वेज के अलावा फिर डेवलपमेंट हमारी आ जाती हैं, फिर हमारी रिलीजियस डाइवर्सिटी आ जाती है। तो इन सारी डाइवर्सिटी में कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यहाँ पे रीजनल एस्पिरेशन देखने मिलती हैं। हमारी जो रीजन है, बेसिक रीजन है, उसमें होमोजेनिटी देखने को मिलती है और यहाँ पे आप एक ही डंडे से सबको हाँकना स्टार्ट कर दोगे, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करोगे तो इनका जो एस्पिरेशन है वो हमारी कैटर नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं ये फिर बाद में नेशनल इंटीग्रिटी के लिए बहुत ज़्यादा हमारी बाधाएं बन सकती है। जैसा कि हम लोग देखे थे कि पाकिस्तान के क्षेत्र में हम लोग देखे थे जब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ था तो वहाँ पे पाकिस्तानी लोग जो क्या किए हुए थे, उर्दू को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किए थे, अपनी जो कल्चर थे उसको थोपने की कोशिश किए थे, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ बनाने की कोशिश किए थे। यहाँ पे बांग्लादेश में जो अलग ही कल्चर थी उसको महत्व नहीं दे रहे थे। जब लोकल लेवल की कल्चर को महत्व नहीं दिया जाता है तो वहाँ पे क्या होती है कि आप बोल सकते नेशनल डिसइंटीग्रेट हो जाता है। आप श्रीलंका केस में भी देख लो, श्रीलंका में जो तमिलियन थे उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर को महत्व नहीं दिया जा रहा था, उसके आप बोल सकते हो कि अलग ही ऑटोनोमस नहीं दिए जा रहे थे, तो वहाँ पे सिविल वार हो गया था। तो इंडिया में तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यदि कल्चरल होमोजेनिटी को मेंटेन नहीं किया जाए, सभी को एक ही डंडे से हाँका जाए और यहाँ पे यदि फेडरलिज्म नहीं होगा तो हमारी इतनी बड़ी जो कंट्रीज है उसको रूल करना, उसको एक इंटीग्रेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मेजर रीजन आप देख सकते हो यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी, फेडरलिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल करती है। इसके अलावा आप देख सकते हो हमारे यहाँ बहुत ही लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज है इंडिया को, और उसको रूल करने के लिए एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारा बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सबको मैनेज करने के लिए। जैसे इंडिया में आप देखोगे तो इंडिया का जो एरिया है 32.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर की है और यहाँ पे सी के भी जो हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो जोन है सी में, वहाँ देखोगे तो 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर वो भी हमारे एरिया है। इसके अलावा हमारी इतनी लार्ज पॉपुलेशन है, 1.21 बिलियन पॉपुलेशन हमारे 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। और फिर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, बहुत ही डाइवर्स कंट्री है लिंग्विस्टिक बेसिस पे। फिर यहाँ पे कल्चरल इथनिक डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, इसको भी हम लोग सेपरेट स्टडी कर ही चुके हैं। रिलीजियस डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एस्पिरेशन है सबका। जैसे नागालैंड, यहाँ पे आप देखोगे नागालैंड अलग ही सेपरेट कंट्री डिमांड कर रहा था, तो उसको इंसर्जेंसी को कम करने के लिए यहाँ पे नागालैंड एक स्टेट बनाया गया। इसके अलावा आप देखोगे तो हमारी बोडोलैंड की डिमांड हो रही है, ठीक है, और अलग ही हमारी स्टेट की डिमांड हो रही है। तो वहाँ पे कल्चरल जो होमोजेनिटी है उसको कैटर करने के लिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया गया है, जो लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेगा और नेशनल लेवल की जो प्रॉब्लम होंगी वो हमारी नेशनल गवर्नमेंट सॉर्ट आउट करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ पे स्टेट का अलग ही फंक्शन दिया गया है और यहाँ पे जो नेशनल लेवल का उसका अलग फंक्शन दिया गया है और पावर दिया गया है। इसके अलावा हम देखोगे तो टोपोग्राफिकल हमारी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे इंडिया में आप देखोगे तो हर तरह के यहाँ पे लैंडफॉर्म देखने को मिलती हैं। डिजर्ट भी मिलते हैं, प्लेन एरिया भी मिलते हैं, हिल एरिया भी मिलते हैं, माउंटेन्स मिलते हैं, प्लेट्यू मिलते हैं, कोस्टल आइलैंड्स, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। अब कोई भी रूल्स बनाओगे, कोई भी एक आप पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश करोगे तो इन सब डाइवर्सिटी को एक साथ यहाँ पे कैटर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसको रूल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसको मैनेज करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रीजनल लेवल पे पॉलिटिकल सिस्टम और उसके पावर देना बहुत ज़रूरी है जो लोकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके।
इसलिए यहाँ पे इंडिया में फेडरलिज्म को चूज़ किया गया। ठीक है, तो इंडिया में फेडरलिज्म चूज करने का मेजर रीज़न है हमारे यहाँ बहुत ही वास्ट जियोग्राफिकल एरिया है, लिंग्विस्टिक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कल्चरल एथनिक डाइवर्सिटी है, और यहाँ पर लोकल लेवल की एस्पिरेशन है कि हम खुद ही रूल करें, हम खुद ही लॉ बनाएं, अपने कल्चरल आइडेंटिटी को कंजर्व करने के लिए खुद लॉ बनाएं। तो उस एस्पिरेशन को कैटर करने के लिए हमारे यहाँ और नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे यहाँ फेडरलिज्म को इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये सारे दोस्तों हमारे जियोग्राफिकल रीजन्स हो गए इंडिया में फेडरलिज्म को चूज करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस किए जियोग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ पे कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ। थैंक यू।